उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। जो स्क्वाड्रन है 42 है, 60 साल के बाद सिर्फ 29 काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास 25 है, चीन के पास 50 से ज्यादा है। 11 साल से आप सरकार में है, सबमरीन नहीं है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है आप बताइए। और मैडम FATF में लाना पड़ेगा आपको। अगर आप विश्व गुरु हैं तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप G7 के कंट्रीज को, GCC को और चचा सैम को राजी कराइए कि पाकिस्तान को, मैडम खत्म कर रहा हूं, FATF में दोबारा लाया जाए। इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये न्यू नॉर्मल की जो नींव है वो सदियों पहले रामचरितमानस में लिख दी गई थी, जिसकी चौपाई है, बिनय न मानत जल्द ही जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। ये नया भारत वो है जो शांति के लिए गौतम बुद्ध और महावीर जी के दिखाए हुए पथ पर तो चलता है, पर अगर राष्ट्र सुरक्षा की और राष्ट्र हित की बात हो तो प्रभु श्री राम के धनुष को और श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को भी उठाना चाहिए। सहयोगी हूँ मैं सरकार का, ऐसे में सहयोगी की जिम्मेदारी है कि सरकार में अगर कुछ चिंताजनक कोई ऐसी जानकारी सामने आए तो उस पे हम लोग चर्चा करके उसको कैसे हम लोग बेहतर कर सकें, इस सोच के साथ हम लोग कार्य करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है बतौर सहयोगी। जो लोग इस मंशा को रखते हैं कि एनडीए की ताकत को कमजोर कर कर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, कतई ये नहीं होने वाला। मैं जानता हूं मेरा इतिहास है, 2020 में अकेले चुनाव लड़ा था, तो विपक्ष जो अब चुनाव जीत नहीं सकता, तो वो चाहता ये है कि अगर कोई गठबंधन का सहयोगी अलग हो जाए तो उनकी जीत की राह आसान हो जाए। ये होने नहीं वाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए में 5 घटक दल हैं बिहार के, पांचों के पांचों हैंड एंड ग्लव्स की तरह कार्य कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। मेरे शब्दों में जो बगावत देखना चाहते हैं मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि एक बिहारी और सहयोगी होने के नाते वो मेरी चिंताएं हैं, और उन चिंताओं को मिलकर रिजॉल्व करना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है, और उसी भूमिका को मैं निभा रहा हूं। तो कतई 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। 2008 मुंबई अटैक, पूरी तरीके से देश को झंझोड़ दिया गया, पर इन्होंने कभी नहीं जवाब दिया। अगर आज आतंकवादियों को जवाब दिया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था। ये इनकी विचारधारा का समस्या है। इनको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था, पर ये इनकी गलती नहीं है। इनकी विचारधारा ये कहती है कि अगर हिंदू धन को आगे लेके जाओ, हिंदू धन के पक्ष में बोलो तो वो सैफरन टेरराइजेशन है, पर इनकी राजनीति के लिए ये कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये दोहरा चरित्र क्यों है इनका? आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों को धन पूछकर मार दिया। हम उनको कहना चाहते हैं कि जिस सनातन को मुगल की तलवार नहीं खत्म कर पाई, जिस सनातन को अंग्रेज की तोप नहीं खत्म कर पाई, उस सनातन को इनकी छोटी मोटी राजनीति क्या खत्म करेगी? आतंकवादियों ने जब हमारे भाई लोग को मारा तो उनको मारने के पहले बोला कलमा पढ़ के सुनाओ। उन नागरिक की बहन होने के नाते, इस देश की बेटी होने के नाते हम उनको महाभारत सुनाना चाहते हैं। महाभारत सत्य और धर्म की लड़ाई जरूर है, लेकिन महाभारत द्रौपदी के प्रतिशोध का भी प्रतीक है। द्रौपदी का बदला महाभारत है और हमारी संस्कृति में है, अगर नारी सम्मान में त्रुटि होगी तो फिर से महाभारत रचा जाएगा। और महाभारत में लिखा है धर्मों
रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म भी उन्हीं की रक्षा करता है। विशेष रूप से हम धन्यवाद देंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखकर पूरी दुनिया को बता दिया है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। और जिसने हमारी महिलाओं के, इस देश की बेटियों के, हमारी बहनों के सिंदूर को उजागर किया, उसको हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। अपने वाणी को विराम देने के पहले बस एक पंक्ति पढ़ेंगे, अगर उसूल पर आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। भारत एक जिंदा देश है, उसकी रगों में अखंडता का और एकता का खून दौड़ रहा है, और जब जब भारत की अखंडता पे और एकता पर प्रहार होगा, भारत एकजुट होकर के मुंह तोड़ जवाब देगा। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। 243 कहा था, उसके साथ ही मैंने इस बात को भी कहा था कि हर सीट पे चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ना होगा। क्या एक ईमानदार सहयोगी की भूमिका ये होती है कि जितनी सीटों पे मैं चुनाव लड़ूं मात्र सिर्फ उन्हीं सीटों पे मैं ध्यान दूं? तो कैसा सहयोगी हूं मैं? जितनी सीटें भाजपा लड़े तो क्या से भाजपा के लोग उतनी सीटों पे प्रचार करें, जदयू वाले अपनी सीटों पे प्रचार करें? तो फिर कैसे सहयोगी हैं हम? क्या मैं 243 सीटों पे प्रचार के लिए नहीं जाऊं? और जो लोग, वही मैंने कहा कि मेरा इतिहास रहा है तो मेरे शब्दों में, हर शब्द में उनको बगावत दिखती है, पर अगर मेरी बातों को पूरा सुन लेंगे तो उनकी मंशा वहीं पे शांत हो जाएगी। आप चुनाव लड़ रहे हैं चिराग? मेरी इच्छा जरूर है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार जा रहे हैं? मेरी इच्छा जरूर है, मैं जरूर चाहता हूं। कई सरेंडर और बवंडर इतिहास में देखने को मिले हैं। अगर एक मैं उदाहरण दूं, 71 की लड़ाई में अगर 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को नील डाउन करवाया था, एक तरह से मुर्गा बनाया था, और उस समय जगजीवन राम जी ने इंदिरा गांधी जी को कहा था कि पीओके को वापस ले लो, पाक अधिकृत कश्मीर को वापस ले लो, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत के 56 सैनिक भी वापस नहीं लिए और ना पीओके को वापस लिया। ये दिखाता है कि कितना सरेंडर उन्होंने उस समय किया था। अटल जी ने पोटा का कानून बनाया आतंकवादियों को कसने के लिए। यूपीए की सरकार आई, पोटा कानून खत्म कर दिया। क्या ह्यूमन राइट्स आतंकवादियों के लिए कांग्रेस चला रही थी? इशरत जहां का नाम क्यों निकाला गया? क्या मजबूरी कांग्रेस की थी यूपीए की? हिंदू आतंकवाद नाम देकर क्यों भ्रम फैलाने का काम किया? कांग्रेस ने सदा पाकिस्तान और आतंकवादियों के आगे सरेंडर किया है, और श्रीमान राहुल गांधी जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि बार बार सरेंडर करना जरूरी था। कच्चा थीवू आइलैंड हो या रन ऑफ कच्छ का 868 स्क्वायर किलोमीटर भूमि 65 का युद्ध जीतने के बाद भी 68 में पाकिस्तान को दे दी गई हो, सरेंडर बार बार कांग्रेस ने किया है। और आज भी कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। जब ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा चल रही है तो कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री ने यह कह दिया कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ सबूत नहीं तो पाकिस्तान के नाम पे आप क्यों आरोप लगाते हो? ये दिखता है कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। मेरा सवाल सबसे पहले अपने उस पराक्रमी सेना के लिए जिन्होंने अद्वितीय पराक्रम दिखाया। भले ही हमारे नीति ने उनके पराक्रम को लक्ष्य तक नहीं पहुंचाया, लेकिन हम सब का जीवन, मन, धन, सेना के आजीवन, उनके परिवार के प्रति समर्पण। जो भाई बहन, जो हमारे परिवार के लोगों ने इस देश के 26 शहीद को हम लोगों ने खोया, हृदय की गहराइयों से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। साथ साथ कश्मीर के उन आवाम को जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान में हमेशा शहादत दी है हर मोर्चे पे, मैं उस परिवार को, उस पिट्ठू भाइयों को, उस घोड़े वाले को
सभी आवाम को जिन्होंने पूरे देश के उस पहलगाम में हमारे बच्चे भाइयों की हिफाजत की, उसको दिल की गहराइयों से पूरे सदन और देश हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं। जनाब, पुलवामा क्यों? पुलवामा के बाद 18 23 घटना। अध्यक्ष भैया एक मिनट, भैया प्लीज हमारे बीच में ना बोलिए। पुलवामा के बाद लगभग उरी से लेकर के पहलगाम तक छोटी और बड़ी लगभग 23 से 24 बड़ा हमला हुआ। 11 साल नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। 370 की ढिढोरा पीटी गई। कहा कि इस 370 के बाद आतंकवादी कमजोर हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। 370 के बाद आतंकवादी हमला बढ़े, हमारे सैनिक जवान की शहादत हुई और हमारे भारत के स्वाभिमान और सम्मान पर ठेस पहुंचा। मेरा सवाल सरकार से है कि 3 क्विंटल बारूद पुलवामा में जो आए और पुलवामा के घटना के बाद आप एक नया चुनाव लड़ लिए, कम से कम भगवान का तो राजनीतिकरण होता ही है। इस देश की जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो आपको मानवतावाद को पहले बात करना पड़ेगा। हमारे डिफेंस मिनिस्टर संगच्छध्वम संबद्धध्वम समवो मनांसि जानताम देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजानना उपासते समानी वयाकुति समाना हृदया निभा समानो मस्तो नमा यथा वह सुशासन। एक लाइन बोले और लाइन वो भूल गए। और इसी में है भारत की पूरी संस्कृति, पूरी सनातन, पूरी वसुधैव कुटुंब, पूरा सर्वधर्म संभाव और सार्वभौमिकता। इससे हमारा भारत पूरी दुनिया में गौरवान्वित होता है। लेकिन कभी भी हम नेता और हम पार्टी के लोग किसी भी छोटी बड़ी घटना का राजनीतिकरण करते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि हम संविधान के सॉवरन की बात नहीं कर पाते। हम संविधान की बात में जब आते हैं तो हम वन जस्टिस की बात नहीं होती। देखिए 71 के युद्ध में जहां एक और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जगजीवन राम जी की नहीं सुनी, इसलिए नहीं सुनी क्योंकि उनको लगता है वो दलित नेता थे। और कैसे सुनते? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी कभी कांग्रेस ने नहीं सुनी थी। बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित और प्रताड़ित किया था। और वहीं जब दूसरे दलित नेता डिफेंस मिनिस्टर उस समय के जगजीवन राम जी ने कहा कि पीओके पाक अधिकृत कश्मीर के हिस्से को वापस ले लो, तो इंदिरा गांधी जी को लगा कि दलित नेता की सुन ले। तो दूसरी ओर फील्ड मार्शल मानिक शाह ने कहा था, सैम मानिक शाह ने कहा था कि इंदिरा जी आपको भुट्टो की बात नहीं सुननी चाहिए। और वही हुआ शिमला समझौते में जो मानिक शाह ने कहा था कि ही मेड मंकी आउट ऑफ यू, कि बेवकूफ़ बना के चले गए। भुट्टो सब लेकर चले गए, पाकिस्तान सब लेकर चला गया और ये बेनज़ीर भुट्टो को शॉपिंग कराते रह गए। सब कुछ लुटा दिया, लेकिन भारत के 56 सैनिक वापस नहीं लिए, पाक अधिकृत वापस नहीं लिया, लेकिन 93,000 सैनिक पाकिस्तान को वापस दे दिए। अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, जिसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खर्जा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़बियत को फैलाने के लिए बनाया गया। उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? यह आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर। मैडम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर एक
चचा सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर क्या असर पड़ा होगा, हमारे उन पायलटों पर क्या असर पड़ेगा जो नहीं मालूम कितनी ऊपर आसमानों पर भारत की हिफाजत कर रहे हैं। वो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है, उसको ये नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया, एक गोरे ने ऐलान किया। बड़ा ये आपके कैसा होगा ये? Warnings about China, cautions about China, China is planning this, China is planning that. But sir, I want to remind this House, Doklam crisis was on. The leader of opposition decided to get a briefing from whom? Not from the government, not from the MA, from the Chinese ambassador. He took his briefing from the Chinese ambassador when our military was confronting the Chinese military in Doklam. देखिए, मज़ा तो तब आता अगर आप भी फ्री हैंड देते हैं। आपके कई सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं। मैं तो सुन रहा था मेरे मित्र माननीय शशि थरूर जी जो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। ये तो हालांकि अलग बात है कि अभी कुछ दिनों से उनके नेतृत्व उनके पार्टी के तरफ से उनको बोलने नहीं देते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे लेकिन सुन तो लीजिए सर, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको देश के हित में बोलने के लिए कोई रोक नहीं सका। मजा तो उसमें आता है। रक्षा मंत्री जी ने इसी सदन में कहा है कि हमने 100 आतंकवादियों को मारा। चलिए, इसका स्वागत है, लेकिन उस 100 आतंकवादियों में वो 4 आतंकवादी मारे गए कि नहीं मारे गए जो पहलगाम की घटना किए थे, यह सवाल नहीं आया। उनका नाम कब तक आएगा यह देश जानना चाहता है। क्यों हुए? आज मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्ष में सबसे घातक आक्रमण हमारे महिलाओं पर हुआ, हमारे बच्चों पर हुआ, भारत के आत्मा पर हुई। हमने सबने वो दहशत को अनुभव किया, हम सब एकजुट हुए, हमने पूरी तरीके से समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को दी कि अब जाइए। और ऐसा एक माहौल बन चुका था कि देश किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था। और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। क्योंकि सभ्य मुल्कों के बीच बातचीत होती है अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक देशों में बातचीत होती है, पर एक ऐसा देश जिसके वजूद में लोकतंत्र का एक कतरा भी न हो और सिर्फ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, टेररिज्म
और हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया हो, उसके साथ संवाद किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। क्योंकि टेररिज्म की भाषा जो अध्यक्ष महोदय होती है वह खून, डर और नफरत है, संवाद नहीं। गोलियों की आवाज में संवाद की आवाज दब जाती है। जहां खून बहता है वहां बातचीत की गुंजाइश अध्यक्ष महोदय नहीं बचती। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति अब जग जाहिर है। जिस देश ने आतंक को अपनी विदेश नीति का औजार बना लिया वह अंततः अपने ही जाल में फंस जाता है। पाकिस्तान की नीति और चरित्र को लेकर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। यह एक ऐसा देश है जो वैश्विक आतंकवाद की नर्सरी है और उन्होंने इसको अपनी स्टेट पॉलिसी का भी एक आधार बनाया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में सरकार आतंकवादियों के लिए स्टेट फ्यूनरल का इंतजाम कर रही है और सैन्य अधिकारी भी आतंकवादियों के जनाजे में भाग लेते हैं। यह वही देश है जो सीमा पर सैनिकों से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाता, इसलिए निर्दोष नागरिकों, बच्चों और तीर्थ यात्रियों को आतंकवाद का निशाना बनाता है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई आतंकवाद को एक प्रॉक्सी वार के रूप में अध्यक्ष महोदय इस्तेमाल करती हैं और उसके सहारे वे भारत को डिस्टेबलाइज करने का सपना देखती है। अध्यक्ष महोदय, मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर यह बात कह रहा हूं कि भारत को 1000 कट्स देने का सपना पालने वालों को नींद से जग जाना चाहिए। यह मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ किसी हद तक जाता है। किसी भी देश में जनता सत्ता पक्ष को और विपक्ष को अलग अलग दायित्व सौंपती है, दोनों को अलग अलग दायित्व, और हेल्दी डेमोक्रेसी में तो स्वाभाविक है। सत्ता पक्ष का काम होता है जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना और विपक्ष का काम होता है सरकार से जनता के मुद्दों से संबंधित जरूरी प्रश्न पूछना। ऑपरेशन सिंदूर क्यों शुरू किया गया इसकी जानकारी पहले भी दी गई है और आज भी मैंने सदन को दी है। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े हो तो अपेक्षाकृत छोटे मुद्दों पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। लक्ष्य बड़े हों तो छोटे मुद्दों पर, अपेक्षाकृत जो छोटे मुद्दे होते हैं कंपैरेटिवली, उन पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटे मुद्दों पर ही ध्यान देते रहने से देश की सुरक्षा और सैनिकों के सम्मान और उत्साह जैसे बड़े मुद्दों से ध्यान हट सकता है, जैसा कि विपक्ष के हमारे कुछ साथियों के साथ हो रहा है।
अब चूंकि विपक्ष के मित्र ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उचित प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं तो उन्हें मैं क्या बताऊं अध्यक्ष महोदय। मिस्टर तरीका रखिए, तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, सदन में मांग करने से या किसी विषय पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी विषय होगा वह बिजनेस एडवाइज कमेटी में चर्चा से होता है। आप यहां पर सदन में बेल में आके मांग करोगे तो नहीं होगा। दूसरा, आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं करनी है तो बताइए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बात होती है। या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है। नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।